तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। उससे आगे की स्टडी हम उस चैप्टर की अब करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लास 10th में बताया था कि वहाँ पर हम थोड़ा सा बहुत ही लिमिटेड मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो भी कुछ फॉर्मूले थे या जो भी कंसेप्ट थे या भी जो भी क्वेश्चन थे बहुत ही छोटे लेवल पर बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। अब उससे आगे की पूरी नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की हम अब पढ़ेंगे क्लास 11th में इस चैप्टर के अंदर। ठीक, और ये ट्रिग्नोमेट्री ना इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अब से लेके जैसे अब शुरू हो जाएगा ना तो क्लास 11th की लगभग लगभग हर चैप्टर में बीच बीच में कहीं ना कहीं आता रहेगा। क्लास 12th में भी ये लगभग प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं क्लास 11th में भी प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी नहीं आएगा। इसके अलावा लगभग लगभग हर चैप्टर में आएगा। कैलकुलस के तो हर लगभग दूसरे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगी। और क्लास 12th में पहला चैप्टर अगर छोड़ दूं तो चैप्टर नंबर 2 वो तो फिर है ही दोबारा से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बाकी लगभग हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल भी इस चैप्टर को क्या कहते हैं लाइटली मत ले लेना, कहते हैं हल्के में मत ले लेना। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को हमको समझना है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चैप्टर की जो इंट्रो खास करके तो इस चैप्टर में आप एक बात जरूर ध्यान रखना, एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन होगा ना उसकी वीडियोस में केवल हम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, वो तो हम करते ही हैं हमेशा। लेकिन इसके जो इंट्रोडक्शन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं आपके लिए। इसके जो इंट्रोडक्शन की जो वीडियोस बनेंगी, क्योंकि बहुत सारी इस तरह के कंसेप्ट हैं जो बुक में भी नहीं दे रखी हैं, वो मैं आपको डिटेल में बहुत क्या नाम है तसल्ली के साथ समझाता रहूँगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे उसको ना कई पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि जैसे कि 3.2 का इंट्रोडक्शन बनेगा उसमें कई बातें बताने के लिए हैं, तो हो सकता है कि उसके इंट्रोडक्शन 2 या 3 पार्ट में बने, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक, तो और दूसरी बात ये भी है कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपको इंपॉर्टेंस जाननी है तो आप अपने किसी सीनियर से एक बार पूछ लेना जाकर, जिससे ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ कर चुका हो, कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देंगे तो हम कितने बुरे फंस जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3.1 का इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें इस वीडियो का एजेंडा बता दूंगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं एक्चुअल में। ठीक, इसमें हम किन 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 मुद्दों पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू की लगभग 10-12 मिनट क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री को याद दिलाऊंगा, क्योंकि हमको उससे आगे की स्टडी करनी है। ये जो जितना क्लास 10th में पढ़ा था वो तो हमको पता ही हो, वो तो पता ही हो, वो तो बेसिक तरीके से मान लो। उसके आगे के नाम का बात हम पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल के बारे में। उसके बाद हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री मेजरमेंट, जो हम एंगल को मेजर करते हैं ना, जो हम एंगल को मेजर करते हैं, डिग्री मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक एक नई एंगल को नापने की एक नई यूनिट, एंगल को मेजर करने की एक नई यूनिट जिसको हम लोग रेडियन बोलेंगे, रेडियन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रेडियन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा जिसमें मैं आपको रेडियन रेडियन एंड डिग्री में रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा मैं आपको, रेडियन और डिग्री में रिलेशन, रेडियन एंड डिग्री के बीच का क्या बताऊंगा मैं आपको, रिलेशन। ठीक, वैसे ये तीनों टॉपिक ना लगभग 5 मिनट के होंगे, बड़े नहीं होंगे। और 6th टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसमें हम एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे हम अबाउट सेक्टर, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था ना, सेक्टर याद करो, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ आर्क वाला कुछ उसकी बातें करेंगे हम यहाँ पर। तो इस वीडियो का एजेंडा ये रहेगा। ठीक है, रही बात साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट की, वो हमने क्लास 10th में सीखी थी, जितना सीखा था उतना मैं याद दिलाऊंगा आपको, उससे आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके बारे में बात करेंगे, वो बातें बाद की होंगी अगली वीडियो की। फिलहाल हम इतना समझते हैं ताकि हम 3.1 एक्सरसाइज को पूरी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो का। आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को एक हमेशा कहता ही हूं, अच्छा इसको नोट कर लो अगर चाहो तो, मैंने आपको एजेंडा बता दिया। फिर भी मैं हमेशा बच्चों की बात बोलता हूं भैया कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको
प्रीवियस नॉलेज जो जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना वो जरूर जरूर पिछली क्लास से जुड़ा हुआ होता है, जरूर होता है, लगभग लगभग। तो जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमको क्लास 11 क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री जरूर पता हो। जब हम क्लास 12 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हमको क्लास 11 की पता हो, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी ने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी या करी हो और भूल गया हो या भूला भी ना हो, तब भी मैं आपको एक राय दूंगा कि आप मेरी वीडियो क्लास इसी मतलब इस चैनल पर आपको क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट मिलेंगी। उसमें 3 एक्सरसाइज थी उस टाइम पे हमारी, तीनों के इंट्रोडक्शन एक बार जरूर देख लेना। एक आइडेंटिटी भी थी 3, एक टेबल बनती थी टेबल, और मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जनरेट कैसे हुए, कैसे बन के आए, साइन थीटा की वैल्यू क्यों पी अपॉन एच है, कोस थीटा की वैल्यू क्यों बी अपॉन एच है, आइडेंटिटी कैसे जनरेट हुई, ठीक। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा अभी, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो दूंगा, लेकिन मात्र केवल 10 मिनट में शुरुआत की, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल जानकारी के लिए आपको क्लास 10 की वीडियो रेफर कर रहा हूं मैं, एक बार जरूर देख लेंगे सब बच्चे एक बार, ठीक। तो सुनो, सबसे पहले हमने क्लास 10 में सीखा था, देखो मैं यहाँ बहुत ही कम बातें करूंगा क्लास 10 के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने सीखा था एक राइट ट्राइंगल। क्लास 10 में हमने ट्रिग्नोमेट्री एक राइट ट्राइंगल के अंदर पढ़ी थी। तो एक राइट ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री के सामने की साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हम एंगल ये वाला कंसिडर कर रहे हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और इस साइड को हम लोग बेस बोलेंगे। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। अगर हम थीटा को वहां ले जाएंगे ना, तो याद आएगा, अगर हम थीटा को वहां से वहां शिफ्ट कर दूं, अगर मैं थीटा को यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, तो अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा थीटा के अपोजिट, और ये वाला बेस बन जाएगा। ये बात हमने पहले की थी 10th क्लास में। लेकिन फिलहाल मैं जो भी बातें बताऊंगा आपको इस वाले थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक हो गया। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है, ये फिक्स होता है, और हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों में से सबसे बड़ी साइड होती है। ये बात समझ में आ गई? चलो जी, इसके बाद हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में पीजीटी लिख देते थे, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या थी हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। इसके बाद हमने आपको क्लास 10th में बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अच्छा जब ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड मैंने लिख दिया तो वैसे सब बच्चों को पता ही है, क्लास 10th में सब बच्चों ने किया होगा, मेरे चैनल पे किया होगा या कहीं भी किया होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब मैं आपको फिर भी बता दूं एक बार, वैसे तो 10 लाख से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। जब हम 3 साइड की मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कि ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स का मेजरमेंट के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो सुनो यार, अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको उस टाइम पर इनकी फुल फॉर्म भी बताई थी, साइन की फुल फॉर्म क्या है, क्यों इसको शॉर्ट में साइन थीटा लिख रहे हैं, क्या इनका मतलब है, सब बताया था मैंने, है ना। तो फिलहाल मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये इनके मैंने एब्रीविएशन लिखे हुए हैं और हम लोग हमेशा एब्रीविएशन ही यूज करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इनकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, क्लास 10th में बताए थे मैंने आपको। और साइन थीटा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? साइन थीटा का मतलब है, इसको बताया था ना मैंने कि इसको कभी आप लोग मल्टीप्लाई मानो, कोई बच्चे इनको सारी जिंदगी पढ़ लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई मान लेके चलते हैं कि साइन की मल्टीप्लाई कर रखी थीटा में, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ बात मीनिंगलेस बात है, मीनिंगलेस एकदम, कुछ मतलब नहीं इस बात का। इनका एक्चुअल में क्या मीनिंग है, उसके लिए डिटेल में जाने के लिए आप क्लास 10 की वीडियो पर जाएं। तो साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा, कोस थीटा मतलब कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक। और ये साइन थीटा या कोस थीटा या टैन थीटा किस बात को शो करते हैं? ये ट्रायंगल की साइड, किन्हीं भी 2 साइड के रेशियो को डिनोट करते हैं। ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स के रेशियो को डिनोट करते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स की रेशियो को डिनोट करते हैं। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। कोस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो।
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। और अब तो पता ही है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है h अपॉन पी, सेक कोस का होता है h अपॉन बी, और कोट tan का होता है b अपॉन पी। इसको याद रखने की लोगों ने ट्रिक बनाई हुई है, कुछ शेर बनाए हुए हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा करके जैसे मर्जी आप लोग याद रखो, नो प्रॉब्लम, पता हो आपको, सब बातें यूज होंगी अब क्लास 11th में, ठीक है। इसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू के बारे में हमने बात कर ली, तो कुछ और फॉर्मूले भी बताए थे हमने। कुछ और फॉर्मूले ये थे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, और इसी तरीके से हम लोग अगर चाहें तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही tan थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ tan थीटा के बारे में ये भी बताया था कि tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब बातें हमने क्लास 10th में आप लोगों के साथ की थी। इतनी बातें हमने क्लास 10 में, शायद वो 8.1 होती है मेरे ख्याल से, 8.1 में हमने की थी। इसके बाद हमने एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी बनाई थी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमने एक टेबल भी बनाई थी। इधर थीटा लिखते हैं हम लोग, इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और इधर में हमने लिख लिया कितना, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, ठीक। और उस टाइम पर मैंने आपको इस टेबल को बनाने में बहुत टाइम लगाया था। मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, तरीके बताए थे कि भैया इसको पहले ये याद रखना, फिर उसको उल्टे क्रम में लिख देना, उसको डिवाइड कर देना, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। उस डिटेल के लिए आप क्लास 10 की वीडियो पर जाना। फिलहाल तो मैं लिख रहा हूँ साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोस के लिए क्या करते हैं, इसको उधर से उठाकर लिख देते हैं ना, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan के लिए क्या करना है, साइन को कोस से डिवाइड कर देना, साइन को कोस से डिवाइड, तो 0/1 0, 1/√2 को जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो √3, 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन, ठीक है। अब तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे भाई, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। सेक कोस का हो जाएगा 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। कोट tan का हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। तो ये टेबल हमने आपको क्लास 10th में बताई थी, और मैंने आपको क्लास 10th में इन एक एक वैल्यू को ऑब्टेन करके भी दिखाया था कि ये वैल्यू कैसे आई है। अगर आपको ध्यान हो, जिस बच्चे ने देखी होगी उसको पता होगा कि याद तो मैंने कराई थी आपको, ये कहा भी था कि इनको रट लेना, रटनी पड़ेंगी बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको इस टेबल को बनाने का तरीका, इसको याद रखने की ट्रिक्स, अगर भूल जाएं तो कैसा करेंगे ये भी समझाया था। और बाकायदा मैंने आपको ये 30 की 30 जितनी वैल्यू दिखाई है, सब वैल्यू को एक एक वैल्यू को ट्रायंगल बना बनाकर ऑब्टेन भी कराया था, इनके प्रूफ भी कराए थे, मतलब मैंने आपको इनके डेरिवेशन भी कराए हुए हैं। तो उन सब चीजों का आप लोग वहां से रेफर कर लेंगे, एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है, तो शांत से बैठ के एक बार। फिर हमने तीसरी एक्सरसाइज में क्या किया था, हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। पहली आइडेंटिटी थी जो सारी दुनिया को याद होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने आपको इस आइडेंटिटी के ऊपर एक शेर भी सुनाया था एक बार, जितना भी याद है। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी कब यूज होती है, उस टाइम पर एक
डिस्टोर्शन थी हमारे पास 0 to 90 के बीच लगते हैं खाली, है ना। और ये वाली 90 पे डिफाइन नहीं होगी क्योंकि टेन 90 डिफाइन नहीं होता, तो ये आइडेंटिटी 90 पे काम नहीं करती बिल्कुल भी। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 0 के लिए काम नहीं करेगी क्योंकि कोट 0 पर डिफाइन नहीं होता, ठीक है। ये सब बातें हमने पहले क्लास 10th में कर ली हैं, इतना हमने क्लास 10th में पढ़ा था। और इन सब चीजों की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नामक चैप्टर नंबर 9 में हमने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये लगभग 10-15 मिनट में जो ये इंट्रोडक्शन दिया है ना क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का, ये हमारे क्लास 11th चैप्टर की जड़ है, बेस है बिल्कुल। इसको अगर इसको मजबूत करेंगे तो ही हम आगे कुछ सीख पाएंगे। तो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। अब हम एंट्री करेंगे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, अब करेंगे एंट्री, अब माहौल बन चुका है। जिन बच्चों को इन बातों को याद नहीं है उनको जरूर याद रखना। और ये जितनी चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है ना, उस टाइम इनके ऊपर 1-1 घंटे की वीडियो बनी हुई है क्लास 10th में, क्योंकि वहां पर मैंने हर चीज को विद रीजन, क्या रीजन है इस बात के पीछे, प्रूफ करके और ऑप्टन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उन वीडियो को जरूर देख लेंगे एक बार। अब चलते हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, एंट्री करेंगे अपने। जो मैंने एजेंडे में आपको 5 पॉइंट बताए थे ना, पहला पॉइंट मेरा पूरा हो गया है, क्लास 9th ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता दिए। अब पहला टॉपिक क्या आता है क्लास 11th का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल्स, तो इसको नोट करेंगे। चलते हैं टॉपिक पर। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स के बारे में। यहीं से हमारा क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स के बारे में बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे, नेगेटिव की भी करेंगे। और जहां तक मुझे याद है क्लास 6 से लेकर और शायद क्लास 10 तक नेगेटिव एंगल का जिक्र शायद ही किसी क्लास में आता होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट। सिंपल सी बात है, हमने आज तक एंगल्स ऐसे पढ़े हैं। छोड़ो, मैं कुछ लाइन ड्रॉ करता हूं पहले। ये एक लाइन, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन, इसको मैंने बोल दिया ओ ए, ठीक। एक दूसरी लाइन मैंने यहां बना दी, इसको भी मैंने क्या बोल दिया, ओ ए। एक और लाइन मैंने यहां बना दी, इसको भी मैंने बोल दिया ओ ए। और एक लाइन मैंने यहां और बना दी, इसको भी मैंने बोल दिया ओ ए। याद रखना, जब भी हमने आज तक एंगल बनाए हैं, आज से पहले जब भी बनाए हैं हमने एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमने हमने बनाए हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है ना, तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है नीचे को, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। मैं बात कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं क्लॉकवाइज बात करूंगा अगर आपसे कभी भी, तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस जिस दिशा में घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे, घड़ी की सुई ऐसे चलती है नीचे को, तो ये क्लॉकवाइज। तो एंगल हमेशा कैसे बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, याद रखना। और नेगेटिव एंगल हमेशा क्लॉकवाइज बनेंगे, ठीक। अब हमने कहा कि एक एंगल बनाओ एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो ये हमने ऐसा एंगल बनाया है पहले भी, मान लो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक। तो ये एंगल कैसा है मेरा, क्लॉकवाइज एंगल है। ये ऐसे चला ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ये कैसा एंगल हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, अगर मैं चीज को जनरलाइज कर दूं, थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये पॉजिटिव एंगल है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया है, पॉजिटिव एंगल। यहां पर थीटा कैसा है, पॉजिटिव एंगल, क्योंकि ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया हुआ है। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब मैं आगे बात करूंगा आपसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम एंगल को क्लॉकवाइज बनाएंगे तो मतलब अगर अगर हम कभी एंगल को क्लॉकवाइज बनाएंगे तो जो अब ये लाइन है ना, ये अब इधर को रिवॉल्व नहीं होगी, ये अब नीचे को रिवॉल्व होगी, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। अब ये लाइन आपको इधर एंगल ऑब्टेन करके देगी ऐसे नीचे को, तो ये एंगल होगा माइनस थीटा। और जितना भी मेजरमेंट का है, मान लो मैंने 30 का बनाओ, तो अगर हमने क्लॉकवाइज बनाया तो ये क्या हो जाएगा, -30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने हुए एंगल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने हुए एंगल मतलब क्या बोल देंगे इसको हम, नेगेटिव एंगल्स। तो जब एंगल क्लॉकवाइज बनेंगे तो हमेशा कैसे बनेंगे, नेगेटिव एंगल्स बनेंगे, इस दिशा में बनेंगे, ऐसे इस दिशा में। और जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे तो कैसे बनेंगे, वो
ऊपर को बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। ठीक ठीक है। तो अगर हम कभी कहें कि +90 का एंगल बनाओ, +90, ये ए है, ये ओ है, तो +90 का एंगल यहां बनेगा ऐसे, है ना। ये कितना हो गया, +90 का एंगल, क्योंकि अब जो ये लाइन ऑफ एंगल है यहां से रिवॉल्व होकर यहां पहुंच गई। ठीक। और अगर वहीं मैं कहता हूं कि नेगेटिव का एंगल बनाओ, तो फिर वो नीचे को बनेगा, क्योंकि अब ये लाइन रिवॉल्व होकर नीचे को आएगी, क्लॉकवाइज आएगी मतलब। तो इधर ये एंगल कैसा बन जाएगा, -90 डिग्री, -90 डिग्री। ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स का क्या मतलब है। ठीक। अच्छा, ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का मतलब बताना जरूरी यहाँ पे इसलिए है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं अभी आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा ना, तो उस पर ग्राफ बनेंगे कई बार, और हम एक सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो सर्कल जब मैं बनाऊंगा ना, तो सर्कल में जो रेडियस वेक्टर होगा, वो रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज तो चलेगा ही चलेगा, कई बार वो रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम के भी हमको फंक्शन का ग्राफ या फंक्शन की डिटेल ऑब्टेन कराएगा। तो इसलिए वहां पर हमको नेगेटिव एंगल की सेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको नेगेटिव एंगल के बारे में भी बातें बता दी। अब चलते थोड़ा सा आगे, इस बात को जरा नोट करेंगे। चलो, अब हम एंगल को क्वाड्रेंट में भी समझेंगे एक बार। अभी हम एंगल्स को क्वाड्रेंट में भी समझेंगे कि क्वाड्रेंट में एंगल, किस क्वाड्रेंट में कहाँ एंगल कैसे कैसे होता है, और किस तरह ये एंगल वहां पर वर्क करते हैं। तो जो हमने क्लास 9 10th में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था ना, वो भी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पर इसको हटाओ। फिलहाल फिलहाल हम क्या कहते हैं कि ये 0 डिग्री है, और जब यहां से हमने यहां पहुंच गए तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहां आ गए तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180। नीचे पहुंच गए तो 270 डिग्री, वापस पहुंच गए तो इसको बोलेंगे 360 डिग्री। ठीक है। ठीक, इसको हम वही बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने इस पर ये निशान नहीं लगाते ना, शायद ऐसा मैंने सुना है कई बार, और मैं अक्सर भूल जाता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए मेरे पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ध्यान ये रखना है कि इस लाइन के अलोंग जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, इसके अलोंग जो एंगल है वो 90 का है, इसके अलोंग जो एंगल है 180 का है, और ये 370 का है, और वापस यहाँ पर आकर 360 का है। जीरो से लेकर के 90 तक के सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। 0, 10, 15, 20, 75, 80, 89 तक के सब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। अब 90 से लेकर 180 तक के एंगल, 90 से बड़े और 180 तक के सब एंगल कहाँ होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से लेकर के 270 तक के एंगल कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से 360 तक के एंगल कहाँ होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। फिलहाल मैं इस लाइन को यहीं रोकता हूं, मगर ये आगे भी जाएगी, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं 180 तक बात कर रहा हूँ आपसे, सॉरी, फिलहाल बात कर रहा हूँ 360 डिग्री तक। तो 0 से लेके 90 तक के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से लेके 180 तक के सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 तक के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 तक के एंगल पड़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये मैंने इस चीज को घुमाया था अभी अभी आपके सामने। कैसे घुमाया था मैंने इसको, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैंने पॉजिटिव एंगल के बारे में आपको बताया था, तो ये मैंने घुमाया था इसको क्लॉकवाइज। अगर मैं इस वाली लाइन को क्लॉकवाइज ना घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, तो बात को बहुत ध्यान सुनना। अब फिर चलता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। तो अब ये काम करेगा -90 का, जब हम यहां पहुंचे थे तो +90 था, अब ये काम करेगा -90 का। अब जब हम यहां पहुंचेंगे, तो जब हम ऊपर से आए थे ना, जब हम इस तरह आए थे तो 180 था, हम इस तरह से आए हैं, तो अब ये लाइन काम करेगी हमारा -180 का। यहां पहुंचाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, तो अब ये काम करेगी -270 डिग्री का, और जब वापस से यहां पहुंचेंगे तो अब ये हमारा काम करेगी -360 डिग्री का। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो 0 डिग्री से लेकर -90 तक के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट का नंबर चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेंट का नंबर वही रहेगा। -90 से -180 तक के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, -180 से -270 तक के एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, और -270 से -360 के एंगल
फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मान लो कल को क्वेश्चन आने लगे कि -275 डिग्री का एंगल कहाँ होगा और 185 डिग्री 100 क्या कहूँ 65 डिग्री का एंगल कहाँ होगा, तो आपको पता हो। देखो ये +165 है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और -275 -180 और ये हो गया -270, तो -270 और -360 के बीच ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह आपको पता होगा कि कौन से एंगल कहाँ लाई करते हैं, कौन से एंगल कहाँ लाई करते हैं। क्लास 10th में हम सिर्फ 0 से 90 के बीच में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, अब हम 90 से आगे इनफाइनाइट तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसलिए आपको ये बातें बतानी जरूरी है। फिलहाल मैं आपको 0 से लेकर एक एंटी क्लॉकवाइज लेके गया और 360 तक लेके आया, फिर मैं आपको 0 से क्लॉकवाइज लेके चला और -360 तक लेके गया। मतलब मैंने आपको फिलहाल ये चीज फिल करा दी 0 से 360 एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी फिल करा दी क्लॉकवाइज। मतलब मैंने आपको फिलहाल -360 से लेकर 360 तक तो घुमा दिया। अभी मैं आपको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक भी घुमा के लाऊंगा। आगे चलते हैं, ठीक। तो इतना नोट करेंगे फिलहाल। तो अब बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डिग्री मेजरमेंट। जिस मेजरमेंट में हम एंगल को मेजर करते हैं, डिग्री, जो हम आज तक करते हुए आए हैं, 90 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसको जरा समझते हैं थोड़ा सा, आइए, है ना, कि ये कहाँ से आया, क्यों आया ये डिग्री, ठीक है। तो अगर आप बात करें, बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर सामने, ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल में, ये तो आपको पता ही है, क्या पता है, इस सर्कल में क्या है कि यहां से लेकर यहां तक पूरा एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 360 डिग्री लग जाते हैं मेरे को, है ना। यहां से यहां तक जाने में क्या लग जाता है, 360 डिग्री, ठीक। यहां से तक क्या लग जाता है, 360 डिग्री। तो ये पूरा एक रिवोल्यूशन है ना, अगर इसके 360 छोटे छोटे पीस करे जाए, अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े करे जाएं, मतलब मैं क्या कहूं, अगर आपको वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, जो पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है ना, पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है भैया, 360 डिग्री का। तो इसमें 360 इस तरह की लाइन खींच दो आप, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसी ऐसी है ना, फोर्थ लाइन, इस तरह की 5 6 7 8 9 10 करते 360 लाइन खींच दो। तो जो एक लाइन है, ये इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। इस एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, छोटे से इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसके अगर 360 पार्ट करे जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गई ना, कि 1 डिग्री का मतलब क्या है कि पूरा जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इसके अगर 360 पार्ट करे जाए तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारे पास, 1 डिग्री। इसीलिए अगर इसको हम 4 भागों में बांट दें तो ये क्या कहलाता है, एक 1/4 हो जाएगा 360 का, 90। सेकंड हाफ कितना घटेगा इसके बाद वाला, ये 180 तक का, और ये वाला 270 तक का, है ना, इससे मेजर करते हैं ना इसको। तो यहां से आ रहा मेरे पास 1 डिग्री। अब अब क्या होता है कि 360 कितना था ये, डिग्री। अब 360 डिग्री के बाद एक बात समझनी है, जिस तरह से वो होता है ना, लेंथ, लंबाई को हम लोग नॉर्मली कैसे नापते हैं, किलोमीटर में, किलोमीटर में या फिर मीटर में। नॉर्मल बात करूं, वैसे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लाइट ईयर तक होता है, बहुत बड़े बड़े। तो जिस तरह लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास किलोमीटर होता है नॉर्मल दुनिया में, फिर किलोमीटर से छोटा डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और छोटी मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये वो। तो जिस तरह लेंथ की इन मेजरमेंट्स की अपनी एक दुनिया है, अपना एक परिवार है जिसमें बहुत सारे मेंबर है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये वो। इसी तरह डिग्री का भी अपना परिवार है छोटा सा एक, और डिग्री के परिवार में 3 लोग रहते हैं। डिग्री के परिवार में 3 लोग रहते हैं। इनका जो सबसे बड़ा मेंबर है वो आप देखते ही हो, डिग्री। इससे छोटा भी एक मेंबर होता है इसके परिवार में, उसको बोलते हैं मिनट, और उससे छोटा भी एक मेंबर क्या होता है, सेकंड, ठीक। तो डिग्री के परिवार में 3 लोग होते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। अब जो ये मैंने 1 डिग्री आपको समझाया था अभी अभी, ये इसलिए समझाया था कि अगर मैं इस 1 डिग्री के भी 60 पीस कर दूं, इस छोटी डिग्री के, इसके, दिख रहा है ना, इसके भी अगर मैं 60 भाग कर दूं, 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो वो एक पार्ट बोला जाएगा 1 मिनट, ठीक। तो मतलब हम क्या, इसे हटाओ, तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट।
क्या बोलेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और इस बात को डिनोट ऐसा करते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये छोटा सा डंडा खींच देते हैं ऊपर डैश, इसको पढ़ते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैंने इसके 60 इक्वल पार्ट करे थे, जिनमें एक पार्ट 1 मिनट था, उसमें से भी एक के 60 और पार्ट कर दो इक्वल इक्वल, तो अब बोला जाता है 1 मिनट में 60 सेकंड। क्या बोलते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट को मतलब ऐसे डिनोट करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। इस पे लगाते हैं 2 निशान ऐसे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये पूरा सर्किल का रिवॉल्यूशन कहलाता है 360 डिग्री। और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। यहां से हमने एक ऑब्जर्वेशन और करी कि 60 क्या कहते हैं 60 मिनट। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट की बात करूं और 60 को अपॉन में भेज दूं, तो क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। बल्कि यहां लगाओ 1/60 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन काम करने में, क्वेश्चन को करने में काम आएगा। ऐसे ही अगर मैं 60 को अपॉन में भेज दूं, तो इधर हो जाएगा 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ये बात आप समझ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ठीक, तो आपको याद रखना है डिग्री का परिवार क्या है। डिग्री के परिवार में 3 लोग हैं, एक डिग्री है, एक मिनट है और सेकंड है। किस तरह काम करेंगे, 1 रिवोल्यूशन जब पूरा होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक, 1 डिग्री में 60 मिनट या 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 1 मिनट में 60 सेकंड या 1 सेकंड में 1/60 मिनट। ठीक, ये बात होगी डिग्री मेजरमेंट की। डिग्री मेजरमेंट में सिर्फ इतना ही बताना था। चलते हैं अगले टॉपिक पर, रेडियन मेजरमेंट में। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे रेडियन के बारे में। रेडियन एक एंगल को नापने की दूसरी नई मेजरमेंट है, जिसको हमने अब तक नहीं पढ़ा है, और अब से हम इसी को पढ़ेंगे। अब से हम सब एंगल को रेडियन में ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि रेडियन का मतलब क्या है। ठीक ठीक, बिल्कुल एक्चुअल है। देखो बच्चों को पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सब जानते हैं, मुझे पता है। लेकिन बिल्कुल कि क्या चीज है वहां से शुरू करते हुए एकदम डिटेल से, क्योंकि देखो ये चीज मैं आपको रटवा भी सकता हूँ। मैं केवल 2 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा कि बता दूंगा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री बता के खत्म कर दूंगा काम। लेकिन उससे ना हम जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो नहीं समझ पाएंगे। फिर मुझे को आगे तक आपको बातें रटवानी ही पड़ेंगी। अगर मैंने ये बातें रटवा दी तो सबसे पहले जानते हैं कि रेडियन क्यों आया, कैसे आया, क्या इसका पूरा पूरा मतलब है। और ये बात जाननी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी तक तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि क्लास 10th में जो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोल रहे थे 10th क्लास में, अब क्लास 11th में ऐसा आकर क्या हुआ कि उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलने लगे। बात समझो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक अलग चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब फंक्शन हमने भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, फंक्शन की एक अपनी अलग दुनिया थी। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे बोलने लगे हम उनको, उनमें क्या हुआ ऐसा, उस बात को जानने के लिए आपको पहले रेडियन जानना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे बन गए एकदम से अचानक से। ठीक, तो पहले अगर देखते हैं, अब हम बात करेंगे एक सर्कल की जो कि यूनिट सर्कल है। देखो यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 हो। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है या किलोमीटर है, जो भी है। और इसकी 1 यूनिट की एक लेंथ आर्क है। ये एक आर्क है, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट इसकी क्या है, आर्क की लेंथ। तो कहते हैं कि अगर कोई सर्कल है 1 यूनिट रेडियस का और उसकी जो 1 यूनिट की आर्क है, वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी उस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। दोबारा सुनो क्या कहा मैंने, क्या कहा। देखो इसी बात से जनरेट होगा, इसी बात से मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे बन गए एकदम से। तो क्या कह रहे हैं कि दोबारा सुनते हैं, अगर कोई यूनिट रेडियस का सर्कल है और उसकी यूनिट रेडियस की ही, सॉरी यूनिट लेंथ की ही कोई आर्क है, तो वो यूनिट लेंथ की आर्क इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं 1 रेडियन। उसको बोलते हैं 1 रेडियन। दोबारा देखते हैं क्या लिखा है मैंने। 1 रेडियन डेफिनेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ की जो ये आर्क है, जो सेंटर पर जो एंगल बना रही है यूनिट रेडियस वाले सर्कल पर, उसको बोलते हैं 1 रेडियन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 रेडियन। ठीक है, और 1 रेडियन को हम लोग अगर चाहें तो 1 रेडियन एंगल को हम रेडियन ना लिखकर 1 के ऊपर ऐसे एक छोटा सा सी लिख देते हैं, 1 के ऊपर सी। इसको क्या से पढ़ोगे, रीड कैसे करोगे इसको, 1 रेडियन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 रेडियन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं 1 यूनिट लेंथ,
1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड, 1 यूनिट की जो लेंथ है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 1 रेडियन का। ऐसे ही अगर ये बी ए, ये 1 यूनिट में और बढ़ा दूं इसमें, और ये पूरी की पूरी 2 यूनिट कर दूं, तो ये जो एंगल बनाएगी अब ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 रेडियन। तो 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, 2 रेडियन का। ठीक है, ऐसे ही 3 यूनिट लेंथ, ऐसे ही 3 यूनिट लेंथ कितना एंगल सबटेंड करेगी, 3 रेडियन का। और बात को ध्यान से समझो, 3 यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई, 7 यूनिट हो गई, जो ये पूरा सर्किल, जब मैं पूरा एक राउंड घूम जाऊंगा, जब मैं वापस से वहीं पहुंच जाऊंगा, तो ये कितना बैठेगा, यहां से यहां तक कि इस लेंथ को क्या बोलते हो, याद करो, सर्कमफ्रेंस 2πr। भूल गए भाई, भाई यो 1 यूनिट लेंथ है तो 1 यूनिट बनाया, ये 2 यूनिट लेंथ है तो 2 बनाया, 3 यूनिट लेंथ आएगी, 4 यूनिट आएगी। मैं कह रहा हूँ ये पूरा एक रिवोल्यूशन कितना होता है, या ये पूरा रिवोल्यूशन 2πr तो होता है, याद करो 2πr, पूरा का पूरा रिवोल्यूशन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2πr, और r कितना है 1, r कितना है 1, तो मतलब पूरा आर्क कितना मेजरमेंट का है, ये 2π मेजरमेंट का। तो फिर आएगा कितना, आगे चलते रहेंगे, 4π रेडियन, 4 यूनिट, 5 यूनिट, थोड़ी देर में जब पूरा एक राउंड पूरा कर जाएंगे तो 2π, तो 2π यूनिट लेंथ सबटेंडेड कितना हो जाएगा, 2π रेडियन। ठीक है भाई, 3 के लिए 3 रेडियन था, 2π के लिए कितना था, सॉरी 2r, 2, सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 2π। तो 1 यूनिट लेंथ कितना बना रही थी, 1 रेडियन एंगल, 2 यूनिट लेंथ बना रही थी 2 रेडियन एंगल, 3 यूनिट लेंथ बना रही थी 3 रेडियन एंगल। तो इसी तरीके से पूरी आर्क जो कि 2πr की है, 2πr मतलब रेडियस, रेडियस कितनी होगी 1, तो 2π कितना बनाएगी, 2π का एंगल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 2π रेडियन। और हम जानते हैं पहले से, हम लोग पहले जानते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिग्री वाले में क्या समझाया था, कि पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन होता कितना है, 360 डिग्री। we know that one complete revolution, we know that one complete revolution कितना था, 360 डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से तो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 था, और अभी मैंने दिखाया कि ये पूरा रेवोल्यूशन 2π का है, तो क्या कहूंगा मैं, 2π = 360, क्या कहूंगा मैं, 2π = 360। तो यहीं से क्या आया, 2 को भेज दो अपोन में, तो यहीं से कितना आ गया, पाई = 180 डिग्री। चेक कर लो बात समझ में आ गई क्या, कहां से आया पाई की वैल्यू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री कहां से आई, मैंने आपको ऑप्शन करके दिखा दी। सर्कल बनाया 1 यूनिट रेडियस का, 1 यूनिट के लिए 1 रेडियन, 2 यूनिट के लिए 2 रेडियन, पूरी लेंथ के लिए 2π के लिए 2π रेडियन, पूरा रिवोल्यूशन 2π, और डिग्री के हिसाब से 360। तो यहां से आया मेरे पास पाई की वैल्यू 180 डिग्री। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इतना नोट करेंगे जल्दी से सभी, इतना जल्दी से सभी नोट करेंगे। चलो, अब मैंने आपको ये चीजें, पाई की वैल्यू 180 क्यों है, मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, तो मैं कहता आपको डायरेक्ट कि लिख लो पाई की वैल्यू क्या है 180, लेकिन उस बारे में मजा ना आता, मैंने आपको बताया पहले बताया था कि कहां से आई। अब हम चीजों को फील करते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 2π = 360 डिग्री क्यों हुआ, और इससे मैंने क्या बनाया, पाई की वैल्यू 180। और भी मैं और ऑप्टिम करता हूं, ये आपको याद रखनी है, इसी हिसाब से π/2 कितना होगा 90, इसी हिसाब से π/4 कितना होगा 45 डिग्री, इसी हिसाब से π/3 कितना होगा 60 डिग्री, इसी हिसाब से π/6 कितना होगा 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या बन रहा है इस तरीके से, ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन बन रहा है, डिग्री और रिलेशन में रेडियन बन रहा है। ठीक है, सॉरी रिलेशन बन रहा है। ठीक, कोई दिक्कत तो यहां तक, चलो जी आगे एक बात और देख लेते हैं, 3π/2 कितना होता है 270 डिग्री। तो इस तरह आप बहुत सारे अपने आप भी ऑप्शन कर सकते हैं। अब कुछ बातों को समझते हैं जो हमने पढ़ी है बचपन से अब तक, और आपने कहीं और भी पढ़ी होंगी, मगर मन में हम लोगों को लेकर, हमारे मन में उन बातों को लेकर एक डाउट जरूर कभी ना कभी रह जाता है। वो बातें ये हैं कि सबसे पहले बात करूंगा कि अगर पाई की वैल्यू मैंने आपको 180 लाके दिखा दी, तो हम क्यों आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे पाई = 22/7,
या हम क्यों पढ़ते हुए आ रहे थे पाई इज इक्वल टू 3.14, ये क्या मसला है, ये क्या परेशानी है, इस सारी समस्या को सोल्व करते हैं जरा आगे भी। तो सुनो, पाई की वैल्यू 22/7 ही है, इसको इससे डिवाइड करके 3.14 आता है, पाई की वैल्यू यही है। ठीक, अब ये क्या है, देखो इसका पूरा मतलब है पाई रेडियन, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि ये पाई मतलब रेडियन मेजरमेंट, तो हम कहते हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। पाई रेडियन में क्या होता है, 180 डिग्री, इसका ये मतलब है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे बोल दो, कौन मना कर रहा है कि 22/7 रेडियन में 180 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुम ऐसे बोल दो कि 3.14 रेडियन में 180 डिग्री है। इस बात का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है ना कई बार कि पाई इज इक्वल टू 180 होता है या पाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो पाई इज इक्वल टू यही होता है जो आप पढ़ते हुए आए हो 9th 10th क्लास में, पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री। अब सवाल आता है कि रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो रेडियन की जरूरत पड़ी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे उनको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की दुनिया में कैसे लाएंगे, उसके लिए रेडियन का जन्म करना पड़ा। कई बच्चों को देखो ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ लेते हैं, मुझे पता है सब बच्चे क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन इस बात को जानने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि रेडियन क्यों आया दुनिया में अंदर। तो मैं आपको भी आगे फील भी कराऊंगा अगले अगले अगली अगली सेट की इंट्रोडक्शन में कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो थे उनको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाना पड़ा, ताकि मैं उनकी डोमेन रेंज के बारे में बात कर सकूं। इसलिए डिग्री को हटा के मेरे को रेडियन में बात करनी पड़ी। रेडियन क्यों आया, कुल मिला के इसका जवाब ये है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए हमको ये बातें पढ़नी पड़ी। ठीक, तो ये डाउट भी मैंने आपका यहां पर थोड़ा सा दूर किया। ठीक, इतना नोट करेंगे जरा अभी एक मिनट। अब एक बात पर और थोड़ा सा गौर करेंगे कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 1 रेडियन में डिग्री कितने होते हैं। तो अगर आप बात करो तो 1 रेडियन का मतलब क्या, देखो सुनो, जब पाई रेडियन में 180 है तो 1 रेडियन में, पाई रेडियन में कितना है 180, तो 1 रेडियन में कितना होगा 180/22/7। ये तो भाई सिंपल सी बात है ना, पाई रेडियन 180 तो 1 रेडियन कितना होगा 1/80 पाई, ठीक है, इतने डिग्री। और 1/80 मतलब 22/7। तो जब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल में 180 को 7 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके, तो हमको मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट। ये कैसे आया, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर मैं आपको इसको इस तरह से सोल्व करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो 1 रेडियन में क्या होता है 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक हो गया। और इसी तरह 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में होगा 0.01746, 0.01746 इतने रेडियन। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एक तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी इनकी पड़ेगी। ये कैसे आया समझ में आ गया ना भाई, 2 पाई अगर आपके पास है तो पाई कैसे आया, फिर 2 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से कर दो, चाहे और भी ऑप्शन कर लो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे कितनी ऑप्शन कर लो। एक बात याद रखना, अगर कभी आपको एंगल को कन्वर्ट करना है, अगर कभी आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ है और आपको उसको रेडियन में लाना है, क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, डिग्री से किस में लाना है रेडियन में, तो तरीका ये होगा मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, अभी दिखाऊंगा करके। और अगर कभी हमको एंगल को रेडियन से डिग्री में लाना है, रेडियन से अगर डिग्री में लाना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। ठीक, तो एक्चुअल में क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 30 डिग्री को रेडियन में लेके आओ, तो ये 30 डिग्री है ना, डिग्री से लाना किस में है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से, ये कट जाएगा, ऐसे 6 बचेगा, तो क्या हो जाएगा पाई/6, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई/6। ठीक, ऐसे अगर रेडियन से लाना है किसमें डिग्री में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसको हम 180 अपॉन पाई से। इतनी बात नोट करेंगे तुरंत। अब एक बात का और ध्यान रखना, जब हम बच्चे में थे ना और हमको लिखना था साइन 45 डिग्री, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं साइन 45 डिग्री को 10th क्लास तक साइन 45 लिख देते थे। डिग्री को लिखना वहां पे इतना जरूरी बच्चे नहीं समझते थे, वैसे मैं कहता हूँ लिखना जरूरी है, जरूर लिखा करो, क्योंकि अगर आपने साइन 45 लिखा तो इसको डिग्री नहीं माना जाएगा, इसको रेडियन माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, मतलब क्या है, अगर आपको कभी कोई एंगल डिग्री में लिखना है तो जरूर वहां पर डिग्री लिखो,
और अगर आपको कोई एंगल रेडियन में लिखना है तो उसको लिखने के 3 तरीके हैं, या तो वहां पर लिखो 45 रेडियन, या फिर वहां पर लिखो 45 रेडियन बताया था, या फिर सिर्फ 45। अगर कोई नोटेशन नहीं लगाई आपने, डिग्री ना लिखा, रेडियन ना लिखा, सी ना लगाया, तो उसको रेडियन ही कंसिडर करा जाएगा। ये बातें मैं आपको आगे बताऊंगा कि रेडियन को हम रियल नंबर ही मान लेते हैं, बताऊंगा अभी आगे। तो जरूर ध्यान रखना, कभी भी अब से आपको बुक में, पेपर में, स्कूल में, क्लास के बोर्ड पे, दुनिया में किसी बोर्ड पे, सड़क चलते हुए किसी अखबार में कहीं किसी एंगल के बारे में बात कही है, एंगल के बारे में, और वहां लिखा हुआ है sin3, तो ये sin3 डिग्री नहीं है, ये sin3 रेडियन है। अगर कभी मैं पूछता हूं या कोई पूछता है कि sin30 की वैल्यू कितनी होती है, आपका ये बोलना गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि sin30 जो हमने पढ़ा था वो sin30 डिग्री होता है, पूरा पूरा sin30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, नॉट sin30 रेडियन की। sin30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, sin30 ये रेडियन है, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल sin30, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि डिग्री के लिए डिग्री लिखना है ऐसे जीरो बना के, या फिर डिग्री लिखना है तो डिग्री मानेंगे, अगर रेडियन लिखना है तो रेडियन रेडियन लिखो, या सी लिखो, या फिर कुछ भी मत लिखो। मतलब कभी भी आपसे अगर किसी भी एंगल पर आपको अगर पाई लिखा है दिखाई दे गया तो वो रेडियन में है, या फिर सिंपल लिखा हुआ है 5 तो वो एंगल रेडियन में है, ध्यान रहेगा। चलते हैं आगे। अब वो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम एक बार डिग्री में और समझते हैं ना, उन सब बातों को एक बार हम लोग डिग्री में और देखते हैं। देखो पहले मैंने बताया था आपको यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक, अब हम क्लास 11 में रेडियन में बोलना है, आपको धीरे धीरे ये सब एंगल रेडियन में याद हो भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो जीरो तो जीरो बोलते हैं, जीरो तो जीरो रेडियन, 90 को क्या बोलेंगे हम लोग, π/2 रेडियन, 180 को क्या बोलेंगे हम, पाई, 270 को बोलेंगे 3π/2, और यहाँ पर वापस एक राउंड पूरा करके आ जाएगा मेरे पास 2π, 9π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक, अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो क्लॉकवाइज चलने में ये कितना हो जाएगा, -π/2, यहां से यहां पहुंचोगे तो ये हो जाएगा -π, यहां से यहां पहुंचोगे तो ये हो जाएगा -3π/2, और वापस से आओगे तो अब ये क्या हो जाएगा -2π। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब आपको डिग्री में याद ही नहीं रखना, मैं कहूं तो सिंपल आप रेडियन में याद रखो, ये फिगर बना लो। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, ध्यान रखना। सेक्टर आपने पढ़ा होगा, सेक्टर क्लास 10th में सर्कल का एक सेक्टर होता है, नहीं पढ़ा तो बताता हूं अभी। इधर अगर ये कोई सर्कल है मेरे पास, और ये सर्कल का सेंटर है, और ये सर्कल की 2 रेडियस है, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम आर्क ए बी। इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क ए बी। ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल की कोई सी तो 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो भाग है, ये इतना जो पार्ट अब दिखाई देगा, जो इतना पार्ट दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, तो ये सर्कल की क्या है, रेडियस, ये क्या है, आर्क, इसकी लेंथ मैंने मान ली एल, एल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, LENGTH, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, लेंथ ऑफ आर्क। OA और OB दोनों क्या हो जाएंगी, रेडियस, और इस एंगल को बोलते हैं सेंट्रल एंगल, थीटा इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, थीटा इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो क्या होगा, एक्चुअल में इस थीटा को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू R/L। इस थीटा को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उल्टा लिखा मैंने, L/R। थीटा को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, L/R। तो अगर कोई सेक्टर है और उस सेक्टर में सेंट्रल एंगल थीटा है, सेक्टर की जो रेडियाई है वो R है, आर्क लेंथ L है, तो वो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। और ध्यान रखना, ये बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से जो आपको थीटा ऑब्टेन होगा ना, वो रेडियन में ऑब्टेन होगा, इन रेडियन, नॉट डिग्री। जो एंगल ऑप्टेन होगा आपको यहाँ से प्राप्त होगा वो रेडियन में होगा। तो इस फॉर्मूले से अगर एंगल निकल के आ रहा है तो मतलब वो रेडियन में है, और अगर कभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और इसमें आपको एंगल रखना है तो भी रेडियन में ही रखना है, डिग्री में मत रखना। ये फॉर्मूला डिग्री के लिए काम नहीं करेगा, फॉर्मूला काम करता है रेडियन के लिए। ठीक, अब इस बात को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारे से टॉपिक में यूज करेंगे। ठीक, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊं आपको कि क्या बताऊं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा है वैसे तो,
रिलेशन, इसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, रिलेशन बिटवीन कितना, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, रिलेशन बिटवीन रियल नंबर्स, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, रिलेशन बिटवीन कितने, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। तो करना क्या है, आपको ध्यान रखना बात जो बता रहा हूं, आपको क्या करना है, रेडियन, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, रेडियन एंड रियल नंबर, रेडियन एंड रियल नंबर्स कंसिडर्ड एज सेम। क्या कह दिया ये बात, रेडियन रियल नंबर सेम होते हैं, हाँ देखो मैं बता रहा हूं कि रेडियन और रियल नंबर दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ऐसे मान लो आप कि रेडियन और रियल नंबर दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं। इसी बात से मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो क्लास 10th में थे उनको ऐसे कौन से पंख लग गए कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाने लगे, वो कैसे क्वालिफाई हुए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्वालिफाई कैसे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनने के लिए, वो इस बात में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी मैं रेडियन के, अगर मैं कभी भी रियल नंबर की बात कर रहा हूं, रियल नंबर 0, रियल नंबर 1, रियल नंबर 2, ये बीच वाले, तो एक्चुअल में ये रेडियन भी यही है। दिखाता हूं कैसे, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। एक्चुअल में कई 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 टीचर्स को, बच्चों को छोड़ो, 11th 12th के बच्चों छोड़ो, टीचर्स को भी ये बात फील नहीं आती कई बार। ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने एक 1 रेडियस का सर्कल लिया, क्या लिया, 1 रेडियस का सर्कल ओ, और मैंने यहां पर एक, ये रियल लाइन है, टेंजेंट ड्रॉ कर दी इसकी, है ना, ये क्या है, रियल लाइन है, और इसकी जो क्या कहते हैं रेडियस कितनी मैंने बोली 1 यूनिट, ये क्या है 1 यूनिट, ये यहाँ पे 0 मान लिया, ये कितना हो गया 1, ये 2, ये -1, ये -2। बहुत ध्यान से मेरे बात को बहुत ध्यान सुनना। अब ये टेप है, एक टेप, इंच टेप जो होता है फीता नापने का, मैंने कहा इसको काट दो यहां से, और काट के इसको, इस पार्ट को यहां चिपका दो, इस पार्ट को यहां चिपका दो, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ काट के, ठीक है, ये कट के यहां चिपक गया। ये जो लाइन थी, ये इतनी लेंथ अब कहां आ गई, ये इतनी लेंथ अब कट के यहां आ गई, ये इतनी लेंथ कटने के बाद यहां से कट दी मैंने, कट कर दिया, इतना उड़ा दिया, और ये पार्ट आपने यहां पर लाके क्या कर दिया, चिपका दिया, ये चिपका दिया। तो क्या कोई बताएगा कि ये कितनी हो गई, जो मैं बिलीव कर रहा हूं, ये कितनी हो गई, ये 1 थी ना, ये 1 थी ना एक्चुअल में थोड़ी देर पहले, ये यहां से यहां तक 1 थी, तो ये भी 1 ही हो गई। अब ये आर्क यहां पर कितना एंगल बनाएगी, कोई बच्चा बताएगा, बता, कोई बच्चा बताएगा क्या, इसी फॉर्मूले से थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, मतलब 1/1, तो ये एंगल कितना आ गया 1 रेडियन। तो मैं क्या कह सकता हूं कि रियल नंबर लाइन पर 1 यूनिट लेंथ अपने को 1 रेडियन देती है। देखो दिया नहीं दिया, रियल नंबर लाइन पर अगर 1 यूनिट की लेंथ है तो हमको 1 रेडियन दे रही है। इसी तरह अगर मैं ये 2 तक का पूरा फीता यहां से ऐसे चिपका देता हूं, यहां पे लाके चिपका दिया मैंने इसको मान लो, तो अब ये पार्ट है चिपक गया आके, तो ये लेंथ और +1 कर दिया, +1 हो गया। अब ये मैंने हम ला दिया, ये एक और एंगल मेरे को मिल गया, 1 रेडियन मेरे को और मिल गया, तो ये होगी 2 यूनिट की लेंथ, पूरी लेंथ कितनी होगी यहां से 2 यूनिट की, और 2 यूनिट लेंथ मेरे को क्या दे रही है 2 रेडियन। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि रियल नंबर पर 1 यूनिट लेंथ देती है 1 रेडियन, और 2 यूनिट लेंथ देती है 2 रेडियन। समझ में आ गई बात। तो इसलिए क्या मतलब हुआ कि रेडियन और रियल नंबर को हम सेम मान सकते हैं, रेडियन और रियल नंबर को हम लोग सेम मान सकते हैं। अगर हम नीचे से देखेंगे ना, अगर मैं इसको काट के यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, तो ये जो बन के आएगा, ये जो बन के आएगा इतना, ये कितना हो जाएगा 1 लेंथ का, 1 लेंथ का। और जब इससे हम यहां पर एक लाइन बनाएंगे और ये जो एंगल बनाएंगे, तो थीटा रेडियस, और ये कितना होगा 1, तो थीटा कितना होगा 1/1, मतलब फिर से 1 रेडियन, तो -1 रेडियन, सॉरी -1, तो -1 क्या देगा मेरे को -1 रेडियन, क्योंकि हम इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मतलब क्या हुआ, रियल नंबर लाइन पर हर नंबर 1 रेडियन के इक्वल होता है।
अब देखते हैं कि इसका हमको क्या मिला कि रियल नंबर लाइन पर 1 रेडियन, सॉरी रियल नंबर लाइन पर एक 1 लेंथ जो है वो मिलती है 1 रेडियन के बराबर। दो जो रियल नंबर 2 है वो 2 रेडियन के इक्विवेलेंट है, रियल नंबर 3 3 रेडियन के इक्विवेलेंट है। तो अगर रियल नंबर n है तो वो n रेडियन के इक्विवेलेंट है। तो हम मोटा मोटा क्या मान सकते हैं कि रेडियन, क्या मानेंगे, ध्यान रखना आपसे, रेडियन एंड रियल नंबर, क्या मानना है आपको, रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते हैं तरीके से, इक्विवेलेंट। रेडियन एंड रियल नंबर्स इक्विवेलेंट होते हैं कि कभी भी रेडियन हो या रियल नंबर हो उसको एक ही बात मानना है। इस जरूरत क्यों पड़ी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए। समझते हैं कैसे, ध्यान सुनना। हम अभी पीछे चैप्टर करके आए हैं डोमेन एंड रेंज, रियल फंक्शन वगैरह। अगर आपको ध्यान हो कि फंक्शन क्या होता है, मान लो कि फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। ध्यान सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो रियल फंक्शन होते हैं, मतलब सारे फंक्शन रियल ही होते हैं। रियल फंक्शन वो होते हैं जिनका डोमेन या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, रेंज भी या तो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर का सबसेट हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, बताऊंगा अभी आगे। तो इनको हमको रियल फंक्शन की कैटेगरी में स्टडी करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हमें रियल फंक्शन की कैटेगरी में कंसिडर करना पड़ेगा। तो रेंज तो हमको पता है, इनकी रेंज तो रियल नंबर होती है, क्योंकि जो वैल्यू निकल के आती है sin 30 की 1/2 जो निकल के रियल नंबर निकल के आएगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा क्या, तो रियल फंक्शन में ये जो होता है डोमेन, या तो ये रियल नंबर का सेट होता है या फिर रियल नंबर का ही एक सबसेट होता है, ठीक। अब मैंने बता दिया आपको कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जब पढ़ते टाइम रेडियन को रियल नंबर ही कंसिडर करेंगे। मतलब क्या होगा, फंक्शन जो होगा, जब मैं ट्रिग्नो में, मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो कि हमको कुछ लिखा मिलेगा ऐसे, फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो फंक्शन की डोमेन में हम रेडियन लिखेंगे, एंगल क्या लिखेंगे, रेडियन। और मैंने बताया अभी अभी रेडियन को हम रियल नंबर ही कंसिडर करेंगे, समझा दिया अभी अभी बात। फंक्शन ऑफ डोमेन से कहां डिफाइन होगा, अपनी रेंज में, रेंज तो रियल नंबर ही है। डोमेन क्या होगा, डोमेन में जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, रेडियन आएंगे। sin 3 sin 4 डिग्री नहीं आएगा, तो उसको हम रियल नंबर ही मान लेंगे, तभी तो फंक्शन हमारा क्या बोला जाएगा, रियल फंक्शन, ठीक। मतलब कैसे, अगर हम फ्यूचर में आने वाले टाइम में मैं कभी भी अगर sin 45 डिग्री लिख रहा हूं, तो sin 45 डिग्री का मतलब रेडियन में क्या है, sin π/4, और π/4 क्या है, रेडियन। रेडियन क्या है, रियल नंबर। तो बन गया ना ये रियल फंक्शन, बन गया ये रियल फंक्शन। समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे बने, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बच्चों फील नहीं आती बात का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अब तक हम इसको पढ़ते हुए आए थे sin 45 डिग्री को। तो अगर sin 45 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करके sin π/4 लिख दूं, तो ये किस में लिखा हुआ है, रेडियन में, और रेडियन क्या है, रियल नंबर। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/√2। तो अगर इसका डोमेन रेंज में बात करूं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, इधर π/4, और ये क्या हो जाएगा इधर 1/√2। ये भी रियल नंबर का सेट, ये भी रियल नंबर का सेट, तो π/4 की इमेज। तो तभी तो मैंने फंक्शन साइन को रियल नंबर की कैटेगरी में स्टडी करा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बने, क्योंकि अब हम उसको डिग्री में ना पढ़कर रेडियन में पढ़ेंगे, और रेडियन क्या होता है, रियल नंबर, सिंपल सी बात है। तो इसलिए कभी भी याद रखना, जब भी कभी हम साइन कोस टेन कोसेक सेक के साथ कोई रियल नंबर लिख रहे होंगे या रेडियन लिख रहे होंगे, तो बात एक ही होगी और वो रियल नंबर ही कहलाएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे बने, ठीक। तो अभी बस एक बात और बताते हैं, फिर इस वीडियो को पूरी करते हैं, इसको नोट करेंगे तुरंत एक बार। तो इधर कुछ एंगल लिखे हुए हैं जो हमको बार बार यूज करने पड़ेंगे, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। ये मैंने कैसे लिखे हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था ना, कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देना π/180 से। तो इन सबको अगर आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब आपको डिग्री से रेडियन में ऑप्टेन हो जाएंगे। ये आपको धीरे धीरे याद हो भी जाएंगे, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 120 डिग्री 2π/3 रेडियन, 150 डिग्री 5π/6 रेडियन,
180 डिग्री पाई रेडियन, 210 डिग्री 7 पाई बाय 6 रेडियन, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 रेडियन, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। तो इन सभी एंगल को जो हमको मोस्ट ऑफ द बार बार यूज करने पड़ते हैं, उनको मैंने टेबल में आपको बता दिया कि आपको ये किस तरह से याद रखने हैं। इसके अलावा अगर और कोई एंगल आ जाते हैं तो तुरंत उसको तुरंत क्या कर लेंगे हम लोग, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके हम ऑप्टेन कर लेंगे इसको रेडियन में। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3.1 का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इन चीजों को याद करेंगे, सब बातों को फील करेंगे एक बार, और जैसे भी आपको इस वीडियो में पढ़ के लगा हो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और जितना भी हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और अब हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3.1 के एग्जांपल्स करेंगे, 5 एग्जांपल होंगे अगली वीडियो में, फिर अगली वीडियो में हम बनाएंगे 3.1 का सॉल्यूशन। ठीक, तो स्टूडेंट्स टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.1 एग्जांपल के साथ। थैंक यू।